अस्सलामुअलैकुम नाजरीन ज़रार बिन हुसैन बाज़गीज से रवाना हो चुका था और उसके साथ नज़क के दो ओहदेदार भी थे। इन तीन अफराद का काफिला चला जा रहा था। अभी वो जिस इलाके से गुजर रहे थे वो कदरे पहाड़ी और सरसब्ज था। ये सब मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता था। दोपहर के वक्त तीनों ने अपने घोड़े रोक लिए और उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ दिया। जिस जगह इन लोगों ने क्याम किया था वहाँ करीब ही नदी थी। ज़रार बिन हुसैन ने वहाँ से मुंह हाथ धोया और वज़ू करके नमाज पढ़ने के बाद लेट गया। उसके बाकी दो साथी भी आराम करने के लिए लेट चुके थे। ज़रार को लेटते ही नींद आ गई। उसकी आंख उस वक्त खुली जब सूरज मगरिब में गरूब हो रहा था। वो फौरन उठ बैठा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ज़रार को एक खुशगवार फरहत महसूस हुई। उसने मगरबी उफक पर देखा तो सूरज गरूब होते हुए आसमान पर नारंगी रंग बिखेर रहा था। ये मंजर ज़रार को बहुत प्यारा लगा। उसका दिल चाहा कि इसे देखता रहे, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उसने जल्द अज जल्द मरूफ पहुंचना है। इस ख्याल के आते ही उसने दाएं देखा तो उसके दोनों साथी अभी तक सो रहे थे। उसने उन्हें जगा दिया और कुछ देर बाद ये काफिला फिर सुए मंजिल चला जा रहा था। इब्न हुसैन, एक ओहदेदार बोला, तुम इतने खामोश क्यों हो? जब से सफ़र शुरू हुआ है तुमने चंद ही बातें की हैं। ज़रार बिन हुसैन मुस्करा दिया और कहने लगा, मैं तो इस इलाके के हुस्न से ही इतना मुतासर हुआ हूँ कि बोलने को दिल नहीं चाह रहा। अगरचे ये इलाका बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमने सुना है कि सहरा का अपना ही एक हुस्न होता है। दूसरा ओहदेदार बोला, इस ओहदेदार ने भी सहरा में सफ़र नहीं किया था। अब चल ही रहे हो तो खुद देख लोगे। ज़रार ने मुस्करा कर कहा। तीनों चलते रहे। जब रात गहरी हो गई तो उन्होंने एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाल दिया। एक ओहदेदार इर्द गिर्द लकड़ियाँ इकट्ठी कर लाया और एक जगह रख कर उन्हें आग लगा दी। लकड़ियों को आग लगाते ही वो बोला, यहाँ सांप और भेड़िया वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन आग को देखकर करीब नहीं आते। ज़रार ने इस तरह सर हिला दिया जैसे पहले ही जानता हो। तीनों ने खाना खाया और लेट गए। सुबह उनकी आंख उस वक्त खुली जब सूरज काफी ऊपर आ गया था। तीनों दोबारा चल पड़े। कुछ आगे जाकर दरख्तों के दरमियान फासला कम होता गया और दरख्तों ने घने जंगल की शिकल इख्तियार कर ली। इन दरख्तों के दरमियान एक रास्ता बना हुआ था। उन्होंने अपने घोड़े उस रास्ते पर डाल दिए। यहाँ आकर यह इलाका मजीद खूबसूरत लेकिन डरावना हो गया था। ज़रार बिन हुसैन शहरज़दा सा होकर चला जा रहा था। आखिर उसे रहा न गया और बोला, मैंने आज तक ऐसा खूबसूरत इलाका नहीं देखा। ये जितना खूबसूरत है, पहला ओहदेदार कहने लगा, उतना ही खौफनाक भी है। यहाँ एक बड़ा सा अजदिहा है, उसे तो मैंने भी देखा है। इतना बड़ा है कि हरन का बच्चा सालम निगल ले। उसने खौफज़दा सा होकर झुरझुरी ली। ज़रार बिन हुसैन बोला, अगर इस रास्ते में इतने खतरात हैं तो हमें किसी और रास्ते से आना चाहिए था। और जहाँ तक मुझे याद है मैं इस रास्ते से बाज़गीच नहीं गया था। यह रास्ता आम गुजरगाह से बहुत दूर है। यहाँ से गुजरने का मतलब है हम 10 दिन पहले मरूफ पहुँच जाएंगे। दूसरा ओहदेदार कहने लगा, जहाँ तक रही खतरात की बात तो हमें सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। वैसे आगे जाकर जहाँ सहरा शुरू होगा ये रास्ता बाज़गीच के जाने वाले आम रास्ते से मिल जाएगा। वो चलते जा रहे थे। आगे जाकर एक नदी आई और तीनों ने अपने घोड़ों का रुख नदी के साथ कर दिया। यहाँ हमें एहतियात की ज़रूरत है। एक ओहदेदार ने कहा, इस नदी में ही वो अजदिहा रहता है। और फिर तीनों मोहतात होकर चलने लगे और रुके नहीं। कुछ आगे गए तो सामने एक गहरी खई थी और नदी का पानी उसमें गिर रहा था। ये मंजर इंतहाई दिल फरेब था, क्योंकि जिस बुलंदी पर वो खड़े थे उसने तीन अतराफ से इस घाटी को घेरा हुआ था। ज़रार बिन हुसैन का दिल चाहा कि कुछ देर रुक कर ये मंजर देखता रहे, लेकिन वो रुके नहीं। शाम के वक्त सब्जे के आसार कम होने लगे और मट्टी में रेत की मिकदार बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद एक ओहदेदार ने अपना घोड़ा रोक लिया। उसको देखकर इन दोनों ने भी घोड़े रोक लिए। उन्हें रुकता देखकर वो ओहदेदार बोला, यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। एक मरूफ जाता है, एक वापस बाज़गीच और एक सगत की तरफ जाता है। शायद तुम भी बाज़गीच उसी रास्ते से गए थे। उसने ज़रार की तरफ देखकर पूछा और ज़रार ने इस बात में सर हिला दिया। मेरे ख्याल में यहाँ पड़ाव कर लेना चाहिए। उस ओहदेदार ने कहा, निस शब को हम दोबारा रवाना हो जाएंगे। यूं महसूस होता था जैसे वो इन तमाम रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है। वो दोबारा बोला, हम 2 दिन में मरूफ पहुंच जाएंगे। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक मुनासिब जगह नजर आ ही गई। ये खजूरों के चंद दरख्त थे जिनके पास ही पानी का एक कुआं था। उन्होंने कुएं से पानी पिया, हाथ मुंह धोकर घोड़ों को कुएं की मंडीर के साथ बांध दिया और उन्हें चारा डालने के बाद अपने बिस्तर बिछा लिए। वो तीनों काफी देर बैठे बातें करते रहे
और फिर एक एक करके सो गए। नाजरीन, आधी रात का वक्त होगा जब जरार की आंख खुली। उसने अपने साथियों को जगाया ताकि वो दोबारा सफर पर रवाना हो सकें। अभी वो लोग सफर पर रवाना होने की तैयारी कर ही रहे थे जब उन्हें किसी लड़की की चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ खासी दूर से आती महसूस हो रही थी, इसलिए वाज़े तौर पर सुनाई ना दे रही थी, लेकिन उससे यह ज़रूर महसूस होता था जैसे आवाज़ देने वाली लड़की किसी मुश्किल में है। पहले तो तीनों डर गए क्योंकि उनके ख्याल में यह कोई बदरूह भी हो सकती थी, लेकिन फिर जरार ने हिम्मत की और अपने साथियों को खामोशी से अपने पीछे आने को कहा। वो एक सिमत रवाना हुए जिस तरफ से यह आवाज़ आई थी। आवाज़ वक्फे वक्फे से आ रही थी और अब इस चीखों पुकार में सिसकियां भी शामिल हो चुकी थीं। उन्होंने एहतियातन अपनी तलवारें हाथों में थाम ली थीं। थोड़ा दूर चलने के बाद जब वो रेत के एक बुलंद टीले से उतरने लगे तो उन्हें टीले से थोड़ी दूर चंद साए नजर आए जिन्होंने एक लड़की को बांध रखा था। वो लड़की ही चीखों पुकार कर रही थी। जरार ने अपने साथियों को फौरन बैठने का इशारा किया और तीनों झुकते चले गए। जरार बिन हुसैन अंदाजा लगा चुका था कि आदमियों की तादाद 3 है, लिहाजा उनसे मुकाबला मुमकिन था। उसने थोड़ा पीछे घिसट कर एक ओहदेदार को सरगोशी की, हमें इस लड़की को बचाना है, क्या तुम लोग तैयार हो? उस ओहदेदार ने अपने साथी के कान में यही बात दोहराई और उसका जवाब सुनने के बाद जरार के कान में सरगोशी की, क्या बेहतर ना होगा कि इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया जाए? जरार बिन हुसैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने सख्त लहजे में सरगोशी की, तुम्हारा मजहब तुम्हें इस बात की इजाज़त दे सकता है, लेकिन मेरा मजहब एक मजलूम की मदद से पर्दा करने को कुफ्र कहता है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं अकेला भी उनसे लड़ने को जाऊंगा। हमारा ये मतलब ना था। उसी ओहदेदार ने जरार के कान में कहा, अच्छा तुम्हारा क्या इरादा है? हम इन तीनों पर हमला करेंगे। हम भी 3 हैं, मुझे उम्मीद है कि हम इन तीनों पर काबू पा लेंगे। जरार बिन हुसैन ने जवाब दिया, ख्याल रखना जब मैं इशारा करूं तो हम हमला कर देंगे। इब्ने हुसैन टीले से नीचे देखते हुए बोला और फिर इनका जवाब सुने बगैर कुछ नीचे घिसट गया। और फिर कुछ देर बाद इब्ने हुसैन ने हाथ बुलंद करके इशारा किया और इसके साथ ही तीनों उन पर टूट पड़े। जल्द ही मैदान में 3 लाशें बिखरी पड़ी थीं, जबकि एक ओहदेदार भी जख्मी हालत में जमीन पर गिरा था। जरार ने पहले उस पर तवज्जो दी। उसका जख्म इतना गहरा नहीं था, लेकिन टांग में आने की वजह से उसे चलने और खड़ा होने में दिक्कत दे रहा था। जरार ने अपना चोगा फाड़ा और जख्म पर कसकर बांध दिया। इतने में दूसरा ओहदेदार लड़की को खोल चुका था। वो कदरे घबराई हुई थी और उन्हें सहरई डाकू समझ रही थी। जरार बिन हुसैन ने इस सूरत हाल को भांपते हुए कहा, डरो नहीं, हम वो नहीं जो तुम समझ रही हो। इसके साथ ही उसने लड़की के सर पर हाथ रखा और बोला, मुझे अपना भाई समझो, तुम मेरी अमान में हो, जहां जाना चाहोगी पहुंचा दूंगा। यह सुनकर उसे कुछ हौसला हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। जरार बिन हुसैन ने उसे तसल्ली दी कि वो बेफिक्र रहे, उनकी तरफ से उसे कोई खतरा नहीं। इसके साथ ही उसने पहले ओहदेदार को कहा कि वो अपने घोड़े और सामान इसी जगह ले आए। उसके जाने के बाद जरार ने जख्मी ओहदेदार को सहारा देकर बिठाया। इतने में वो लड़की भी खामोश हो चुकी थी। यूं महसूस होता था जैसे उसे जरार की बात का यकीन आ गया हो। वो जिस जगह खड़ी थी वहीं जमीन पर बैठ गई। जरार ने उसे बैठता देखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एनी है, लड़की ने जवाब दिया। एनी को अगवा करने वाले सहरई डाकू थे जिन्होंने उसे सगद के इलाके से अगवा किया था, लेकिन अब तीनों हलाक हो चुके थे। ये जरार और नेजे के इन 2 ओहदेदारों का कमाल था। तुम कहाँ की रहने वाली हो? कुछ देर बाद जरार ने फिर सवाल किया। सगद की, एनी ने जवाब दिया। अब उसके लहजे में खासा ठहराव आ चुका था। इन लोगों के हाथ कैसे आई? जरार बोला। एनी ने शुरू से आखिर तक मुख्तसरन अपनी दास्तान सुना दी और बोली, तुम लोग फिक्र ना करो, मुझे यहीं छोड़ जाओ, मर जाऊंगी लेकिन वापस जाना नहीं चाहूंगी। जरार और जख्मी ओहदेदार के दिलों में एनी के लिए हमदर्दी का जज्बा बेदार हो गया था। जरार बोला, पहली बात तो यह है कि मेरा मजहब मुझे इस बात की इजाज़त ना देगा। दूसरी बात यह कि इन तमाम हालात में तुम्हारा कोई कसूर ना था। ये तो हर किसी के साथ हो सकता है। मैं तुम्हें खुद सगत पहुंचा कर आऊँगा, तुम फिक्र ना करो। एनी कहने लगी, पता नहीं अब वो जिंदा भी है या नहीं, मैं किसके लिए वहां जाऊंगी। उसके लहजे में हसरत थी। देखो एनी, जख्मी ओहदेदार पहली दफा बोला, तुमने खुद ही तो कहा था कि वो जख्मी जरूर हुआ था, लेकिन उसके जख्म गहरे नहीं थे। फिर वहां तुम्हारे और हमदर्द भी तो हैं। एनी ने सिसकते हुए सर हिला दिया। इतने में उनका तीसरा साथी सामान और घोड़े लेकर वहां पहुंच गया और फिर कुछ देर बाद दोनों ओहदेदार मरोव जबकि जरार बिन हुसैन सगद रवाना हो गया।
उसके घोड़े पर एनी भी सवार थी। नाजरीन, कुतैबा बिन मुस्लिम को अभी खुरासान का गवर्नर बने हुए 1 साल का अरसा भी नहीं हुआ था, लेकिन इस कलील अरसे में उसने बहुत सी कामयाबियां हासिल कर ली थीं। सबसे पहले उसने बलख में होने वाली बगावत को कुचल दिया था। वहां से उसने कफ्तान और फिर गलीलिस्तान के इलाकों पर हमला किया और वहां के शहनशाहियों ने सुलह का हाथ बढ़ाया, जिसे कुतैबा ने थाम लिया। और फिर कुतैबा के भाई साले बिन मुस्लिम ने कला मार्शल हुसैन भी फतह किया। ये तमाम कार्रवाई सिर्फ 6 माह के कलील अरसे में हुई थी। फिर सर्दियों का मौसम शुरू हुआ तो कुतैबा को वापस मरोवाना पड़ा। कुतैबा तो वापस आ गया था, लेकिन पीछे अपने नाम के साथ एक दहशत छोड़ आया था। ये उसी दहशत का कमाल था कि नेज़े को जब कुतैबा का पैगाम मिला तो उसने मामूली से तरद्दुद के बाद कुतैबा की शराइत मान ली। और अब उसके 2 ओहदेदार इस पैगाम के साथ कुतैबा के पास पहुंच चुके थे कि नेज़े कुतैबा बिन मुस्लिम से सुलह का ख्वाहिशमंद है। क्या तुम्हारा शाह अपने आप को आम लोगों से जुदा समझता है? ये कुतैबा की आवाज़ थी। वो दोनों ओहदेदारों को कह रहा था जो उसके सामने बैठे थे, जो वो खुद मेरे पास नहीं आया। हमारे शाह जल्दी आपके पास आएंगे। वो ओहदेदार बोला जो सफ़र में जख्मी हो गया था। मरोव पहुंचते ही उसकी मरहम पट्टी कर दी गई थी। उन्होंने हमें आपके पास इस पैगाम के साथ भेजा है कि उन्हें आपकी शराइत मंजूर हैं। दूसरा ओहदेदार कहने लगा, हमारे साथ आपका एक ओहदेदार भी था। रास्ते में होने वाले वाक़यात से हम आपको आगाह कर चुके हैं। वो लड़की को सगत पहुंचाने के लिए चला गया है। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारे शहनशाह चल पड़े हों तो चंद दिन तक यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन मुसलमान कैदियों का क्या किया जाएगा? कुतैबा ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा। वो भी शहनशाह के साथ ही आएंगे, उसने जवाब दिया। फिर कुछ दिनों बाद जब सूरज थोड़ा ऊपर आया तो दूर उफक पर गर्द के कुछ आसार नजर आए। बुर्जी पर मौजूद सिपाहियों ने गौर से देखा तो इस गर्द में कुछ सवारों के हेवले से नजर आ रहे थे। उनमें से एक सिपाही को कुतैबा की तरफ दौड़ा दिया गया, जो इस वक्त शहर में मौजूद प्यादा दस्तों की तरतीब देख रहा था, जबकि बाकी सिपाहियों ने शहर से मौजूद दस्तों को खबरदार किया। उन दस्तों में से एक सवार निकला और उस सिमत घोड़ा दौड़ाता गया जिस तरफ से गर्द उठ रही थी। कुछ ही देर बाद वो वापस आया और उसने इस बात की तस्दीक कर दी कि नेज़े का काफिला आ रहा है। ये काफिला तकरीबन 100 अफराद पर मुश्तमिल था। नेज़े और उसके साथियों को मेहमान खाने में ठहराया गया। शाम को कुतैबा और नेज़े के दरमियान मुलाकात हुई। नेज़े 87 हिजरी के दरमियान मरोव आया था और उसके और कुतैबा के दरमियान मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में नेज़े ने कुतैबा की अमान कबूल की थी और यह तय पाया था कि नेज़े की शाही की हिफाजत मुसलमानों की जिम्मेदारी होगी। ये बात वाज़े नहीं कि कुतैबा और नेज़े के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे को बाकायदा तहरीरी शक्ल दी गई थी या नहीं, लेकिन यह बात वाज़े है कि यह मुआहदा 87 हिजरी के दरमियान में हुआ था। नाजरीन, ज़रार बिन हुसैन और एनी एक ही घोड़े पर सवार जा रहे थे। ज़रार जानता था कि इस मकाम से सगत सिर्फ चंद दिन की मुसाफत पर है। उसके पास खाने पीने का इंतज़ाम था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह थी कि वो दोनों एक घोड़े पर सवार थे, जिससे घोड़ा जल्दी थक गया था। ज़रार ने यह बात खास तौर पर महसूस की थी। अगर वो इस हालत में भी चलते जाते तो ये उनके लिए इस तरह खतरनाक हो सकता था कि घोड़ा रास्ते में ही मर जाता, जिसके लिए वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। चुनाचे जब ज़रार बिन हुसैन ने महसूस किया कि घोड़ा थक गया है तो उसने मुनासिब जगह देखकर घोड़ा रोक लिया। घोड़े को मुनासिब जगह बांधकर उसने एनी की तरफ देखा, जो कदरे बेफिक्री से रेत पर बैठी थी। वो बार बार हाथ में रेत भरकर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिरा रही थी। ज़रार बिन हुसैन कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके पास जाकर बैठ गया, लेकिन एनी ने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी। आखिर जब एनी ने रेत से खेलना बंद ना किया तो उसने खुद ही एनी को मुखातिब किया। तुम्हें कम अज़ कम मेरी मौजूदगी में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम अपने घर नहीं पहुंच जाती तुम मेरी अमान में हो। कौन से घर की बात करते हो? एनी ने आह भर कर कहा, जहां अब जिंदगी का वजूद भी ख़त्म हो गया है। इब्न हुसैन बोला, मैंने तुम्हारे हालात सुने हैं, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन अगर तुम जिंदा रही तो तुम्हें अपने जिंदा रहने का हक अदा करना होगा। किस हक की बात करते हो? एनी कहने लगी, मैं किसके लिए अपना हक वापस लूं? किसी के लिए नहीं, इब्न हुसैन कहने लगा, बल्कि सिर्फ अपने लिए, ताकि तुम अपने आप पर छाने वाले मायूसी के सायों से निजात हासिल कर सको। लेकिन अगर तुम अपने लिए यह हक हासिल नहीं करना चाहती तो उस शख्स के लिए यह हक हासिल करो जो जख्मी हालत में भी तुम्हारी राह देख रहा होगा। क्या पता वो जिंदा भी है या नहीं? एनी कहने लगी, लेकिन तुमने जो हालात सुने हैं इससे तो यही बात सामने आती है कि वो बच गया होगा। इब्न हुसैन ने एनी से कहा, शायद। एनी ने जवाब दिया और आसमान की तरफ देखने लगी। वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे। जब इब्न हुसैन ने कहा कि अब उन्हें चलना चाहिए, चुनाचे दोनों एक बार फिर घोड़े पर सवार हुए
और सगद की तरफ रवाना हो गए। दूर उफक पर सूरज अपना चेहरा नमूदार कर रहा था। सूरज के सामने से दोनों गुजरते एक दिलकश मंजर पेश कर रहे थे। वो दोनों चलते रहे। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब के कलहे के पीछे गरूब हो गया। रात अपना जादू जगाने की कोशिश में मसरूफ थी, लेकिन वो दोनों इन तमाम बातों से बेनियाज चले जा रहे थे। जिस वक्त वो सगद पहुंचे उस वक्त सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन सूरज अभी निकला नहीं था। जब एनी को अगवा किया गया था, उस वक्त उसके साथ उसका होने वाला शौहर भी था। डाकू उसके होने वाले शौहर को शदीद जख्मी करके एनी को अगवा करके ले गए थे। ये एनी की खुशकिस्मती थी कि रास्ते में ज़रार बिन हुसैन और उसके साथियों ने उसे डाकुओं से बचा लिया। एनी डाकुओं से तो बच गई थी, लेकिन जब ज़रार बिन हुसैन और एनी सगद पहुंचे तो एनी का होने वाला शौहर मर चुका था। ये खबर सुनकर एनी पर सख्ता तारी हो गया। उसकी हालत काबिल रहम थी। ज़रार बिन हुसैन एनी को अकेला छोड़कर वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम हो चुका था कि अब एनी का इस दुनिया में कोई नहीं रहा। लेकिन उसके फ़राइज़ कुछ ऐसे थे कि वो रुक नहीं सकता था। वो उसी दोपहर को वापस मरोव चल पड़ा। अभी वो सगद के कले के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि उसे किसी ने आवाज़ दी। ये आवाज़ एनी की थी। ज़रार बिन हुसैन ने वापस मुड़कर देखा। एनी एक घोड़े पर सवार आ रही थी। ज़रार बिन हुसैन को उस पर तरस आ रहा था। तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? एनी ने ज़रार बिन हुसैन से पूछा। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, क्या तुम मुझे पनाह दे सकते हो? मुझे तुम्हारी ज़ात में भले ही नजर आ रही है। तुम मेरे साथ जाना चाहती हो? ज़रार बिन हुसैन ने सवाल किया। हाँ, एनी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। यह सुनकर ज़रार बिन हुसैन एनी को लेकर उसके घर गया। एनी ने अपना ज़रूरी सामान साथ लिया और वह दोनों मरूव रवाना हो गए। मरूव पहुंचकर ज़रार बिन हुसैन ने एनी को अपने घर छोड़ा, जहां उसके घर की खवातीन एनी की देखभाल के लिए मौजूद थीं, और वह खुद कुतैबा बिन मुस्लिम से मिलने चला गया। जब इब्न हुसैन मरूव पहुंचा तो नज़क जा चुका था। इसके अलावा कुतैबा बिन मुस्लिम ने अपने भाई साले बिन मुस्लिम को तिरमिज़ का अमल मुकर्रर कर दिया था, और वह भी तिरमिज़ जा चुका था। नज़क के जाने के बाद कुतैबा के मामूलात में खासी तब्दीली आ गई थी। उसकी हरकत से बेचैनी टपकने लगी थी। उसके करीबी लोग उसकी आदत से वाकिफ थे और सब जान चुके थे कि कुतैबा फिर किसी इलाके पर फौज कशी का इरादा रखता है। अगरचे कुतैबा ने अभी कोई खास इरादा ज़ाहिर नहीं किया था, लेकिन उसकी बेचैनी ही उसके इरादों का सबूत थी। अब वो मामूल के खिलाफ अपना ज़्यादा वक्त अपने मखसूस कमरे में गुजारने लगा। कमरे के दरमियान एक बड़ी मेज रखी थी, जिस पर कुछ नक्शे बिखरे पड़े थे। इस तरह कुछ नक्शे कमरे की दीवारों पर भी लटक रहे थे। कुतैबा जब इस कमरे में आता उसका ज़्यादा वक्त इन नक्शों पर झुके ही गुजर जाता। वो किसी इलाके पर हमले के लिए मुनासिब मनसूबा बंदी करने में मसरूफ़ था। जब उसके जहन में कोई ख़ास मनसूबा पूरी तरह उभर आता तो इन नक्शों पर वो कुछ मकामात पर निशान लगा देता और फिर इन निशानों को एक लाइन से मिला देता था, गोया वो हमले के लिए रास्ता मुंतखब कर रहा था। एक दिन वो इसी तरह नक्शों पर झुका हुआ था जब वो एकदम चौंक कर उठा। उसके जहन में कोई ख्याल आया था और उसने अभी तक इस तरफ तवज्जो ही न दी थी। इस ख्याल के आते ही उसने मुलाजिम को बुलाया और उसे कहा कि ज़रार बिन हुसैन को बुला ले। और कुछ देर बाद ज़रार बिन हुसैन कुतैबा के सामने था। कही बिन हुसैन, कुतैबा ने उसे कहा, कैसा है? मैं ठीक हूँ। ज़रार बिन हुसैन ने कहा, तू अपनी सुना, बोल कैसे बुलाया मुझे? हाँ, मुझे अचानक ही एक ख्याल आया है। कुतैबा बिन मुस्लिम ने ज़रार बिन हुसैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, इब्न हुसैन, पहली बात तो ये कि मैं तुझे जो राज दे रहा हूँ उसे अपने सीने में दफन कर लेना। मुस्लिम के बेटे इब्न हुसैन बोला, ये समझ के तेरी बात मेरे सीने में ही दफन हो गई है, बेधड़क के क्या कहना चाहता है? इब्न हुसैन, कुतैबा ने ज़रार बिन हुसैन को मुखातब किया, तू जानता है कि मैं क्या मकसद लेकर मरूव आया हूँ। अब मैं तुझे ये बताने जा रहा हूँ कि मैं किस इलाके पर बर्फ बनकर गिरना चाहता हूँ। फिर वो खामोश हो गया। अब की बार मैं बेकंद पर हमला करना चाहता हूँ। कुतैबा बिन मुस्लिम ने ज़रार बिन हुसैन से कहा, तू जानता है कि बेकंद ताजरों का शहर है। इसके अलावा एक मजबूत कला भी है। अगर हम बेकंद फतह कर लेते हैं तो हमारी पेशकदमी के लिए आगे रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावा एक मजबूत फौजी अड्डा हमारे कब्जे में आ जाएगा। वो कहता रहा और ज़रार बिन हुसैन सुनता रहा। ज़रार बिन हुसैन किसी हद तक बेकंद के कले से वाकिफ था, जो कि उस जमाने में नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। इसलिए वो कुतैबा के इरादों पर हैरान हो रहा था। इब्न मुस्लिम, ज़रार बिन हुसैन ने उसकी बात ख़त्म होने पर कहा, शायद तू नहीं जानता कि बेकंद किस कदर नाकाबिल तस्खीर है। मेरे ख्याल में अभी उसका इरादा दिल से निकाल दे। उसकी बात सुनकर कुतैबा के चेहरे पर नागवारी के तसुरात उभरे और वो किसी हद तक सख्त लहजे में बोला,
क्या तू मुझे उस रास्ते पर चलने से रोकना चाहता है जिस पर चलने का हुक्म खुदा ने दिया है? और अगर हम यह समझकर बैठ जाएं कि कोई कला नाकाबिल तस्खीर है इसलिए उस पर हमला नहीं करना, तो अल्लाह की कसम सल्तनत इस्लामिया सुकड़ती सुकड़ती ख़त्म हो जाएगी। वो यहाँ तक कहकर खामोश हो गया। उसकी सांस कदरे तेज चल रही थी जो कि उसके गुस्से को जाहिर कर रही थी। और इब्ने हुसैन, वो कुछ देर बाद फिर बोला, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे जान दी है, अगर तू बनी इसराइल की तरह यह जवाब देगा कि तू और तेरा खुदा जाकर लड़े तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा, और अगर कोई भी मेरे साथ ना जाए तो अकेला ही उस कले पर टूट पड़ूंगा। ज़रार बिन हुसैन ने उसका गुस्सा भांप लिया। वो दोबारा कहने लगा, मुस्लिम के बेटे, मेरा ये मतलब नहीं था, और मैं तुझे यह भी यकीन दिलाता हूँ कि वक्त आने पर तू मुझे बुज़दिली का ताना नहीं दे सकेगा। मेरा मकसद तो सिर्फ इतना था कि तुझे आंखें बंद करके चलने से मना करूं और आने वाले खतरात से तुझे आगाह करता रहूं। मैं उन खतरात से बेखबर नहीं हुआ, कुतैबा बिन मुस्लिम ने कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ मेरी निगाह से पोशीदा है। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि कोई ऐसा आदमी बेकंद की तरफ रवाना कर जो वो सब कुछ खोज कर मुझे बता सके जो मैं जानना चाहता हूँ। तू कोई जासूस बेकंद भेजना चाहता है? ज़रार बिन हुसैन ने पूछा। हाँ, कुतैबा बोला, लेकिन वो कोई ऐसा आदमी हो जो ज़हीन और अय्यार हो। हाँ, ऐसा एक आदमी है मेरी नज़र में। ज़रार बिन हुसैन बोला, नौ मुस्लिम है। क्या नाम है उसका? कुतैबा ने पूछा। तंजुर नाम है। ज़रार बोला, लेकिन तंजुर अजमी के नाम से मशहूर है। अच्छा, उसे बुला लो, कुतैबा ने कहा, और ज़रार बिन हुसैन कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ज़रार बिन हुसैन दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो उसके साथ एक और शख्स भी था। शक्ल और सूरत से वो अरबी हरगज नहीं लगता था। ज़रार बिन हुसैन ने उसका तारुफ कराते हुए कहा, यह तंजुर है, तंजुर अजमी। कुतैबा ने उससे मुसाफा के लिए हाथ आगे बढ़ाया। साथ ही वो बोला कि तंजुर, सुना है तुम नौ मुस्लिम हो। हाँ, मुस्लिम के बेटे, तंजुर ने अरबी अंदाज में कहा, अगरचा वो खुद अरबी नहीं था। मैं नौ मुस्लिम हूँ। इब्ने हुसैन ने मुझे बताया है कि तू ज़हीन भी है, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है। मुझे तुझसे एक अहम बात करनी है। कुतैबा बिन मुस्लिम कहता चला गया। बोल मेरे अमीर, तंजुर ने उसे मुखातिब किया, ऐसी क्या खास बात है जो तू मुझसे करना चाहता है? मैं तुझे एक अहम काम सौंपना चाहता हूँ। कुतैबा बिन मुस्लिम बोला, लेकिन इसके लिए तुझे राजदारी से काम लेना होगा। कुतैबा की बात सुनकर तंजुर ने यूं सर हिला दिया जैसे वो उसकी बात समझ गया हो। सुन ले, कुतैबा बोलता गया, मैं तुझे बेकंद भेजना चाहता हूँ। कुतैबा के खामोश होने के बाद ही तंजुर ने सवाल किया, किस मकसद के लिए? तो वहाँ जासूस बनकर जाएगा? मेरा इरादा बेकंद पर हमले का है। बेकंद फौजी लिहाज से बहुत अहम शहर है, इसके अलावा तिजारत का मरकज भी है। अगर हमारे हाथ आ जाए तो गोया सोने की चिड़िया हमारे हाथ आ जाती है। इसके अलावा हम आगे पेश कदमी के काबिल हो जाते हैं। लेकिन जहाँ हमारे सामने ये फ़वाइद हैं वहाँ ख़तरात भी हमारे मुंतज़िर हैं। मैं उन ख़तरात से आगाह हूँ, लेकिन एक बार तेरी आंखों से उन्हें देखना चाहता हूँ। ये कहकर वो रुक गया। मैं समझ गया अमीर, तंजुर बोला, ये समझ ले कि अब तो खुद बेकंद की गलियों में घूम रहा होगा। खुदा की कसम, तू यहाँ बैठकर मेरी आंखों से देख सकेगा। मेरे ख्याल में साथ बिन अबी कैस को साथ ले जाना। कुतैबा कहने लगा, लेकिन उसे राजदारी की नसीहत ज़रूर करना। और मजीद कुछ हिदायत देने के बाद कुतैबा ने उसे रुखसत कर दिया। कुतैबा ने उसे यह खास तौर पर कहा था कि इस तमाम गुफ्तगू को राज में ही रहना चाहिए। और फिर दूसरे दिन तंजुर बेकंद की तरफ रवाना हो गया। उसके साथ एक और शख्स भी था। यह साद बिन अबी कैस था। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।